नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन हब 088 पर आज पढ़ेंगे कक्षा 9 की पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति का अध्याय संख्या 5 लोकतांत्रिक अधिकार। इसके दो भाग अपन ने पहले पढ़ लिए हैं। आज अपन पढ़ेंगे भाग 3 जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। भारतीय संविधान में अधिकार। विश्व के अधिकांश दूसरे देशों की तरह भारत में भी ये अधिकार संविधान में दर्ज, यानी जो मौलिक अधिकार व्यक्तियों को प्राप्त है ये संविधान के अंतर्गत दर्ज है और ये व्यक्तियों के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके बारे में अपन ने अध्याय 3 के अंतर्गत जब प्रस्तावना पढ़ी थी तो उन प्रस्तावना के अंतर्गत ये पढ़ा था कि भाई सभी व्यक्तियों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय दिलाने की बात प्रस्तावना के अंतर्गत कही थी। मौलिक अधिकार इन वादों को व्यवहारिक रूप देने के देता है। हम जानते हैं कि भी मूल संविधान के अंतर्गत 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा दिया गया, जिसके कारण संविधान के अंतर्गत 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो आज अपन पढ़ेंगे इन मौलिक अधिकारों के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं समानता का अधिकार। हमारा संविधान कहता है कि सरकार भारत में किसी व्यक्ति को कानून के सामने समानता या कानून से संरक्षण के मामले में समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। यानी मौलिक अधिकार जिसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 14 ये कहता है कि कानून की दृष्टि से सभी क्या है, समान है। यानी राज्य या कह सकते हैं भारत के राज्य में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता है। यानी कोई भी व्यक्ति गरीब हो अमीर हो, कानून की दृष्टि में वो समान है, उनके साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि किसी व्यक्ति का दर्ज या पद, कह सकते उसका दर्जा या पद चाहे जो भी हो, सब पर कानून समान रूप से लागू। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर बैठा हो, कानून उन सबके ऊपर समान रूप से लागू होता है। इसे कानून का राज भी कहते हैं। कानून का राज किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। किसी राजनेता, सरकारी अधिकारी या सामान्य नागरिक में कोई अंतर नहीं किया जा सकता। यानी कोई राजनेता हो सकता है, कोई सरकारी अधिकारी हो सकता है, कोई सामान्य व्यक्ति हो सकता है, कानून की दृष्टि से वो सभी क्या है, समान है। प्रधानमंत्री हो या दूर दराज के गांव का कोई खेतीहर मजदूर, या प्रधानमंत्री या दूर दराज गांव का कोई भी व्यक्ति या खेतीहर मजदूर, सब पर एक समान कानून लागू होते हैं। यानी चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, दूर दराज गांव का कोई व्यक्ति हो, उन सब के ऊपर एक ही कानून लागू होता है। कोई भी व्यक्ति वैधानिक रूप से अपने पद या जन्म के आधार पर विशेष अधिकार या खास व्यवहार का दावा नहीं कर सकता। यानी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि भाई मुझे विशेष अधिकार प्राप्त है या खास व्यवहार का दावा कर सकता, ऐसा नहीं है। जो कुछ साल पहले देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री पर भी धोखाधड़ी का मुकदमा चलाया था, सारे मामले पर गौर करने के बाद, यानी जो पूरा मामला था उस मामले पर गौर करने के बाद अदालत ने उनको निर्दोष साबित किया, यानी निर्दोष घोषित कर दिया था। लेकिन जब तक मामला चला उन्हें किसी अन्य आम नागरिक की तरह ही अदालत में आना, या कह सकते अदालत में जाना पड़ा। यानी प्रधानमंत्री था तो भी वो आम नागरिक की तरह अदालत में जाते थे। तो कह सकते हैं कानून की दृष्टि से क्या है, सभी समान। इन बुनियादी स्थिति को संविधान ने समानता के अधिकार के कुछ निहितार्थों को स्पष्ट और साफ किया है। सरकार किसी से भी उनके धर्म
यानी वो अपन ने पढ़ लिया अनुच्छेद 14, यानी कानून की दृष्टि से सभी क्या है, समान है, किसी के साथ कानून की दृष्टि से भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब अपन पढ़ेंगे अनुच्छेद 15। सरकार किसी से भी उनके धर्म, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी समुदाय से हो, कोई भी लिंग हो, जन्म स्थान हो, इसके आधार पर वो क्या नहीं करेगी, उसके साथ भेदभाव नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी, भेदभाव। दुकान, होटल और सिनेमाघर जैसे सार्वजनिक स्थल में किसी के प्रवेश पर रोका नहीं जा सकता। यानी कोई भी मान लो दुकान हो, होटल हो या सिनेमाघर हो, क्या हो, कोई होटल हो, कोई सिनेमाघर हो, उसके अंतर्गत उस व्यक्ति को प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। इसी प्रकार कुएं, तालाब, स्नानघर, घाट, सड़क, खेल के मैदान एवं सार्वजनिक भवनों के इस्तेमाल से किसी को वंचित नहीं किया जाएगा। यानी आप उसको ऐसे नहीं कह सकते हो कि भाई आप इन सार्वजनिक जो कुएं हैं, तालाब है, स्नान घाट है, सड़क है, खेल है, के मैदान है, सार्वजनिक भवनों के इस्तेमाल से वंचित कर सकते, आप उसको वंचित नहीं कर सकते। ये चीज़ें ऊपर से बहुत सरल लगती है, पर जाति व्यवस्था वाले हमारे समाज में कुछ समुदायों के लोगों को सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से रोका जाता है। यानी ये ऊपर से तो बहुत सरल लगती है, लेकिन आज भी ऐसे बहुत से समुदाय है जिसके अंतर्गत लोगों के साथ जन्म, जाति, समुदाय के आधार पर क्या किया जाता है, उनके साथ में भेदभाव किया जाता है। ये था अनुच्छेद 15। अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 16, आरक्षण के बारे में। सरकारी नौकरियां पर भी यदि संविधान लागू होता है, सरकार में किसी पद पर नियुक्त या रोजगार के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता है। उपरोक्त आधारों पर किसी भी नागरिकों को रोजगार के अयोग्य नहीं करार दिया जाएगा। यानी अपन उसमें ये नहीं कह सकते कि भाई आप इस रोजगार के लिए अयोग्य हो, अतः उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसको अयोग्य भी नहीं ठहराया जाएगा और उसके साथ भेदभाव भी नहीं किया जाएगा। भारत सरकार ने नौकरियों में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़े जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। यानी भारत सरकार ने SC ST और अन्य जो पिछड़ा वर्ग की जातियां हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की। अनेक सरकारें विभिन्न योजनाओं के तहत कुछ नौकरियों में स्त्री, गरीब और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को क्या देता है, प्राथमिकता। आरक्षण की इस तरह की व्यवस्था समानता के अधिकार के क्या है, खिलाफ है। तो जो आरक्षण की व्यवस्था है वो समानता के अधिकार के क्या जाती है, खिलाफ। पर असर में ऐसा नहीं है। अपन सोचते हैं कि भाई ये समानता के जो अधिकार के खिलाफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। समानता का मतलब हर आदमी को उनकी क्षमता के अनुसार काम करने के समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। कई बार अवसर के समानता सुनिश्चित करने वर्ग के लिए कुछ लोगों को विशेष अवसर देना जरूरी होता है और आरक्षण यही कार्य करता है। यानी कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको समान स्थिति में लाने के लिए, उनको मुख्य धारा के अंतर्गत लाने के लिए ये आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आरक्षण यही करता है। इसी बात को साफ करने के लिए संविधान स्पष्ट
रूप से कहता है कि इस तरह का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं, बल्कि जो मुख्य धारा से पीछे रह गए उनको मुख्य धारा में साथ लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसी तरह का भेदभाव किसी तरह का भेदभाव न होने का सिद्धांत सामाजिक जीवन पर भी इसी तरह लागू होता है। संविधान सामाजिक भेदभाव के एक बहुत ही प्रबल रूप छुआछूत का जिक्र करता है। तो अब अपन पढ़ते हैं इसमें अनुच्छेद 17 के बारे में। यानी अनुच्छेद 17 क्या कहता है, आप सभी को ध्यान रखना है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत की बात कही गई है और सरकार को निर्देश देती है कि वह इसे क्या करे, समाप्त करे। यानी जो छुआछूत है वो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत की बात करती है। यानी ये सरकार को निर्देश देती है कि भाई सरकार इसको क्या करे, समाप्त करे। किसी भी तरह की छुआछूत को कानूनी रूप से गलत करार दिया गया है। यह छुआछूत का मतलब कुछ जातियों के लोगों के शरीर को छूने से बचना भर नहीं है। यह उन सारी सामाजिक मान्यताओं और आचरणों को भी गलत करार देता है जिसमें किसी खास जाति में जन्म लेने भर से लोगों को नीची नज़र से देखा जाता है या उसके साथ अलग तरह का व्यवहार किया जाता है। इसलिए संविधान ने छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया है। तो यहाँ छुआछूत जो है वो सरकार को निर्देश देती है इसके तहत कि भाई आप इसको समाप्त करो। ये छुआछूत करना एक दंडनीय अपराध भी है कि लोगों के साथ किसी खास जाति धर्म के आधार पर किसी लोगों को कमतर आंकना, नीची जाति के आधार पर उनके साथ में भेदभाव करना, ये गलत है। अब पढ़ेंगे अपन स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहता है? स्वतंत्रता का मतलब बाधाओं का नहीं होना। स्वतंत्रता का मतलब क्या है? किसी भी प्रकार की क्या नहीं होना, बाधा नहीं होना। क्या नहीं होना? बाधा नहीं होना। व्यवहारिक जीवन में इसका मतलब होता है हमारे मामलों में किसी किस्म का दखल नहीं होना। यानी सही बात करें, हमारे मामलों के अंदर देखें तो किसी भी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, दखल नहीं होनी चाहिए। ना होना, न सरकार और न ही व्यक्ति का। यानी सरकार भी दखल ना दे और व्यक्ति भी दखल ना दे। हम समाज में रहना चाहते हैं लेकिन हम स्वतंत्रता भी चाहते हैं और रहना कहाँ चाहते हैं? समाज में भी, लेकिन वहाँ पर कैसे रहे? स्वतंत्र तरीके से। हम मनचाहे ढंग से काम करना चाहते हैं। कोई हमें ये आदेश ना दे कि हमें कोई आदेश ना दे कि हम ऐसा करें वैसा करें। इसलिए भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिकों को कई तरह की स्वतंत्रताएं दी गई। जैसे क्या क्या स्वतंत्रता दी गई है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, संगठित और संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी आने और जाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में रहने और बसने की स्वतंत्रता और कोई भी काम करने या धंधा चुनने या पेशा करने की स्वतंत्रता। यानी आप कोई भी काम कर सकते हो, किसी प्रकार का अपने उद्योग स्थापित कर सकते हो। तो ये भारतीय संविधान के अंतर्गत व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्राप्त है। याद रखिए कि हर नागरिकों को ये स्वतंत्रताएं प्राप्त है। इसका मतलब यह हुआ कि आप अपनी स्वतंत्रता का
ऐसा उपयोग नहीं कर सकते जिससे दूसरों की स्वतंत्रता का क्या हो, हनन। यानी आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि भाई मेरे को स्वतंत्रता है तो आप अपनी स्वतंत्रता का उपयोग दूसरों की स्वतंत्रता का हनन करके प्राप्त नहीं कर सकते। यानी आप अपनी स्वतंत्रता के लिए दूसरों की स्वतंत्रता को हनन नहीं कर सकते। आपकी स्वतंत्रता सार्वजनिक परेशानी या अव्यवस्था पैदा नहीं कर सकती। यानी आपकी स्वतंत्रता की वजह से सार्वजनिक परेशानी उत्पन्न नहीं होनी चाहिए और अव्यवस्था उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। आप वह सब करने के लिए आज़ाद हो जिससे दूसरों को परेशानी नहीं। यानी स्वतंत्रता का अर्थ यही होगा कि आप सब कुछ कर सकते हो लेकिन इससे दूसरों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। यानी आपको स्वतंत्रता है, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जो आपके द्वारा कार्य किया जा रहा है, कृत्य किए जा रहे हैं, उससे दूसरे को परेशानी नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब असीमित मनमानी करने का लाइसेंस पा लेना नहीं है। इसी कारण समाज के व्यापक हितों को देखते हुए सरकार हमारी स्वतंत्रता पर कुछ किस्म की पाबंदी भी लगा सकती है। तो आगे पढ़ते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी। क्या पढ़ते हैं? अभिव्यक्ति की आजादी। हमारे लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता है अभिव्यक्ति की आजादी। यानी आपको बोलने, लिखने, कला के विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करना शामिल है। यानी आप कुछ भी बोल सकते हो, लिख सकते हो, आप अपनी कलाएं हैं वो प्रदर्शित कर सकते हो। दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और यानी आप दूसरों से विचार विमर्श कर सकते हो, संवाद कर सकते हो, करने की हमारे विचारों और व्यक्तियों का विकास होगा। यानी इससे क्या होगा? व्यक्तियों का विचारों का आदान प्रदान होगा और व्यक्तित्व का विकास होगा। यानी आप जब दूसरे से विचार विमर्श करते हो, बातचीत करते हो, तो उससे व्यक्ति का व्यक्तित्व है वो निखरता है। आपकी राय में दूसरे से अलग हो सकती है, संभव है कि यानी आपकी जो राय है वो दूसरे से अलग हो सकती है। संभव है कि कोई 100 लोग एक ही तरह से सोचते हो, तब भी आपको अलग राय रखने और व्यक्त करने की क्या है? आज़ादी। आप सरकार की किसी नीति से या किसी संगठन की गतिविधियों से सहमति असहमति रख सकते हैं। यानी आपको स्वतंत्रता है अपने माँ बाप, दोस्तों, रिश्तेदारों से बातचीत करते हुए आप सरकार की किसी नीति या किसी संगठन की गतिविधियों की क्या कर सकते हो? आलोचना। आलोचना करने की आपको क्या है? स्वतंत्रता प्राप्त है। आप अपने विचारों को पर्चा छापकर या अखबार पत्रिकाओं में लेख लिख कर भी अभिव्यक्त कर सकते हो। यानी आप अखबार के अंतर्गत लेख लिख कर भी अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं। आप यह काम चित्र बनाकर, कविताएं या गीत लिखकर भी कर सकते हैं। आप इस स्वतंत्रता का उपयोग करके किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ हिंसा नहीं भड़का सकते। यानी ऐसे नहीं कि आपको स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की तो आप अखबार पत्रिकाओं में जो लेख लिखते हैं, कुछ चित्र बनाते हैं, कविताएं लिखते हैं, गीत लिखते हैं, उससे दूसरा समुदाय भड़क जाए, ऐसी स्वतंत्रता आपको प्राप्त नहीं। आप इस स्वतंत्रता का उपयोग करके लोगों को सरकार के खिलाफ बगावत के लिए नहीं उकसा सकते। यानी ऐसे नहीं कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो आप ऐसे कृत्य करो जिससे लोग व सरकार के खिलाफ बगावत पर उतर जाए। आप किसी के खिलाफ झूठी बातें कहने, उनकी प्रतिष्ठा गिराने वाली बातें प्रचारित करने में इस स्वतंत्रता का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप अपने विचार है पत्र पत्रिकाओं के अंतर्गत कोई चित्र बनाकर, कविता कहकर, गीत गाकर आप उसको व्यक्त कर सकते हो, लेकिन उससे हिंसा नहीं उत्पन्न होनी चाहिए या आपके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उससे लोग सरकार के प्रति बगावत न करें।
आगे है नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने का अधिकार। दूसरी स्वतंत्रता कह रही है कि किसी समस्या पर चर्चा करने, विचार का आदान प्रदान करने, किसी उद्देश्य के लिए जनमत तैयार करने या किसी चुनाव में किसी उम्मीदवार पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए कर सकते हैं, पर ऐसी बैठक शांतिपूर्ण होनी चाहिए। यानी आप बैठकें कर सकते हो, जनमत जुटा सकते हो, किसी उम्मीदवार या पार्टी के लिए वोट मांग सकते हो, सभाएं कर सकते हो, पर वे बैठकें कैसी होनी चाहिए? शांतिपूर्ण होनी चाहिए। इसे सार्वजनिक अव्यवस्था या समाज में अशांति नहीं फैलनी चाहिए। यानी समाज के अंतर्गत इससे किसी भी प्रकार की अशांति नहीं होनी चाहिए। इन बैठकों और अन्य गतिविधियों में भाग लेने वालों को अपने आप पास हथियार नहीं रखने चाहिए। यानी आप जब इन बैठकों के अंतर्गत शामिल होते हो तो आपके पास में क्या नहीं होना चाहिए? हथियार नहीं होना चाहिए। नागरिकों को संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता है। यानी आप क्या बना सकते हो? नागरिकों को संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता है। किसी कारखाने के मजदूर अपने हितों की रक्षा के लिए मजदूर संघ बना सकते हैं। यानी किसी कारखाने के अंदर जो मजदूर कार्य कर रहे हैं वे अपने हितों के लिए क्या बना सकते हैं? यानी वो अपने हितों की रक्षा के लिए मजदूर संघ बना सकते हैं। किसी शहर के कुछ लोग भ्रष्टाचार या प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए संगठन बना सकते हैं। यानी किसी शहर के अंतर्गत बात करें तो भ्रष्टाचार हो या प्रदूषण के खिलाफ अगर अभियान करना है तो इसके लिए आप क्या बना सकते हो? संगठन बना सकते हो। किसी भी नागरिकों को देश के किसी भी हिस्से में जाने की स्वतंत्रता है। यानी हम भारत के किसी भी हिस्से में रह और बस सकते हैं। यानी हमें पूरी स्वतंत्रता है कि हम भारत के किसी में हिस्से में जा सकते हैं, वहाँ पर बस सकते हैं, यानी रह सकते हैं। जैसे असम का कोई व्यक्ति हैदराबाद में व्यवसाय करना चाहता है, संभव है कि उसने इस शहर को देखा भी न हो या उसका कोई संपर्क ना हो, फिर भी भारत का नागरिक होने के कारण उसे ऐसा करने का अधिकार है। और इसी अधिकार के चलते लाखों लोग गांवों से निकलकर शहरों में और शहर के गरीब इलाकों से निकलकर समृद्ध इलाकों में आकर काम करते, बस जाते। यानी वो व्यक्ति गरीब इलाकों से, गांवों से निकल शहरों में आकर रोजगार प्राप्त करते हैं। पैसा चुनने के मामले में भी स्वतंत्रता प्राप्त है। आपको कोई भी ये आदेश नहीं दे सकता है कि आप सिर्फ ये काम करें। यानी कोई भी आपको ऐसा नहीं कह सकता है कि आप केवल यही कार्य करोगे। आपको कोई भी व्यवसाय चुनने की क्या है? पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। महिलाओं से यह नहीं कहा जा सकता कि भला काम करने के लिए, यानी आपके महिलाओं से ये नहीं कह सकता है कि भाई आप इस काम को करो। पिछड़े और कमज़ोर जातियों के लोग से नहीं कहा जा सकता है कि वो अपने परंपरागत पेशे में ही रहे। यानी पिछड़े जाति या कमज़ोर जातियां हैं, उनके लोगों से ये नहीं कहा जा सकता है कि जो आपका परंपरागत पेशा है आप उसी पेशे के अंतर्गत कार्य करो, आप दूसरे कार्य नहीं करो। ऐसा नहीं कह सकते।